हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं। फिलहाल सेमेस्टर 5 के लिए सीरीज निकाली गई थी, वही आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बीकॉम प्रोग्राम के लिए, चाहे बीकॉम ऑनर्स के लिए, आप किसी भी सेमेस्टर में पढ़ते हो, मतलब सेमेस्टर 5 में पढ़ते हो, तो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी वाली सीरीज। हाँ जी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर हम तीसरा चालू करने वाले हैं, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस। आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, तो वीडियो चालू करने से पहले थोड़ी सी बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो फिर आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। और भाई कोशिश करना कि व्हाट्सअप करें, कॉल करना थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो व्हाट्सअप करना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, हम जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो इस पूरे चैप्टर के मतलब पूरी बुक के नोट्स बन चुके हैं। ठीक है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है भाई, बढ़िया। तो चालू करते हैं। हाँ जी, तो चैप्टर का नाम आता है एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। एंटरप्रेन्योरियल मतलब कि क्या बोल रहा हूँ। हाँ जी, एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर रिक्वायर्स कंटेन नॉलेज, स्किल, पर्सनैलिटी, प्रॉफिट आ गया, पर्सनैलिटी, प्रॉफिट्स। ठीक है, जनरली इट कॉल्ड कॉम्पिटेरियल कॉम्पिटेंस, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस। हाँ जी, शुरू करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर बिहेवियर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर बिहेवियर होता है एक ऐसा बिहेवियर जिसके अंदर क्या क्या चीजें हो। पहली चीज नॉलेज हो, स्किल्स हो और पर्सनैलिटी हो। किसके लिए? फॉर प्रॉफिट के लिए। पर्सनैलिटी फॉर प्रॉफिट के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, एंटरप्रेन्योर बिहेवियर क्या होता है? एक ऐसा बिहेवियर जिसके अंदर आपके पास क्या हो? नॉलेज हो, स्किल्स हो और पर्सनैलिटी हो। किस चीज के लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। यानी आप प्रॉफिट कमाने के लिए आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी, एंटरप्रेन्योर के अंदर तो वो चीजें क्या बन जाएंगी? एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंस। फिलहाल चालू करते हैं। एंटरप्रेन्योरियल होता क्या है? एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस होता क्या है? जिसके अंदर ये तीनों चीजें मिल जाती हैं प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, तो वो एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंस बन जाता है। उसके बाद चालू करते हैं ट्रेड्स, और उसी को क्या बोला जाता है? ट्रेड्स। ठीक है, हाँ जी, तो बात आती है एलिमेंट्स। जो आपको ऊपर एलिमेंट बताए ना, उसी के एलिमेंट आगे डिफाइन कर रखे हैं अच्छे तरीके से। जैसे कि पहली चीज नॉलेज, तो उसके पास क्या होना चाहिए? बॉडी ऑफ नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अगर आप क्या बनना चाहते हो? एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। ठीक है, हाँ जी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक आपको लेनी पड़ेगी अच्छी बॉडी ऑफ नॉलेज। अच्छी बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब ये नहीं कि आपको जिम में जाके डोले शोले बनाने पड़ेंगे जी, ऐसी बात नहीं है। नहीं जी, ऐसा नहीं कुछ भी। तो आपके पास क्या होनी चाहिए? अच्छी बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। मतलब कि आपको बैठने का तरीका आना चाहिए, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, यानी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। क्या अच्छी होनी चाहिए? कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और आप अट्रैक्टिव लगने चाहिए लोगों को, ताकि आपसे बात करी जा सके। ठीक है, हाँ जी, आप अट्रैक्टिव लगे लोगों को। ठीक है जी, मतलब ये सब चीजें होती हैं। और आपने कपड़े मतलब सही तरीके से पहने हो, या फिर आप कह सकते हो कि आपके पास क्या होना चाहिए? कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, यानी कि तरीके बस बेसिकली अच्छे होने चाहिए कि आपने अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छे तरीके से बात कर रहे हो। ये भी नहीं कि भाई तू तड़ाक के बात कर रहे हो कि भाई तू इधर चला जा, तू ये काम कर लेता है, ये काम नहीं किया, गाली गलौज कर रहे हो, अब्यूजिंग कर रहे हो। हाँ जी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो फिर आपके अंदर क्या होना चाहिए? बॉडी ऑफ नॉलेज अच्छा होना चाहिए आपकी, यानी बात करने का तरीका आना चाहिए, कपड़े अच्छे तरीके से पहने हो। ठीक है, लोगों को अच्छे से ट्रीट करना आना चाहिए। ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। और उसके बाद दूसरा वर्ड क्या था? दूसरा वर्ड था स्किल। तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। किस तरह की स्किल? पहला एंटीसिपेटरी स्किल्स। एंटीसिपेटरी स्किल्स क्या होती हैं? एंटीसिपेटरी स्किल्स ऐसी स्किल्स होती हैं जैसे कि आपको पता है एनवायरनमेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। एनवायरनमेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे, फिर कलर टीवी आ गए, फिर डब्बे वाले टीवी आ गए, डब्बे वाले टीवी गए, फिर उसके बाद एलसीडी आ गई, फिर उसके बाद एलईडी आ गई, है ना। ये सब चीजें, एनवायरनमेंट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ आपको भी क्या करना पड़ेगा? एंटीसिपेट करना पड़ेगा। आपको भी अपने बिजनेस को लेके या फिर अपने प्रोडक्ट को लेके आपको चेंजेस करने पड़ेंगे बार बार। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे आपको अपनी चीजों को चेंज करना पड़ेगा, ताकि आप अपने एनवायरनमेंट के साथ ढल सको। सिंपल है ना। हाँ जी, तो आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए कि आप चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने आप को भी क्या करो? कॉन्स्टेंटली चेंज कर सको। आगे चलते हैं। हाँ जी, विजनरी स्किल्स। दूसरी स्किल्स कौन सी आती है? विजनरी स्किल्स, यानी कि आपको देखना पड़ेगा आपके विजन के हिसाब से। मान लो फ्यूचर में आपका मोटिव है कि मैं 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं कैसे अचीव कर सकता हूं वो प्रॉफिट। आसान है। हाँ जी, आपके पास विजनरी स्किल होनी चाहिए, यानी आप किस तरीके से उस प्रॉफिट को अचीव कर सकते हो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में। ठीक है, हाँ जी, शुरू करते हैं। आगे चलते हैं। वैल्यू हाँ जी, वैल्यू क्या हो गया?
हाँ जी, वैल्यू कॉन्ग्रेंस स्किल्स। वैल्यू कॉन्ग्रेंस स्किल्स मतलब ऐसी स्किल्स जिसमें आप किसी भी चीज का, किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू क्या करो, उसको बढ़ा सको। फॉर एग्जांपल के तौर पे अब देखिए, आम दुनिया घड़ी बेचती है तो वो बेचती रह जाती है, जल्दी से बिकती नहीं है। लेकिन एप्पल वालों ने अगर एक घड़ी निकाल दी तो फिर दुनिया मारी मारी फिरती है, हाँ जी हमें एप्पल वॉच चाहिए, हमें एप्पल वॉच चाहिए। आसान है, यानी आपको ऐसी चीजें, मतलब ऐसा आपका होना चाहिए स्किल्स कि भाई ऐसी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। यानी अगर आप कोई भी लॉन्च करो प्रोडक्ट, उसके अंदर क्या करो, आप आराम से वैल्यू एडिशन कर सको, उसकी वैल्यू को क्या कर सको, बढ़ा सको। सिंपल बात है। हाँ जी, अगर आप ये सब कर सकते हो तो फिर उसी को क्या कहलाएंगे, आराम से एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। ठीक है जी। अगली स्किल्स आती है भाई जिसको बोलते हैं एम्पावरमेंट स्किल्स। एम्पावरमेंट स्किल्स ये बेसिकली प्रोडक्ट के लिए नहीं होती, ये बेसिकली होती है अपने वर्कर्स के लिए जो आपके कंपनी में या फिर आपकी फैक्ट्री में या फिर आपकी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। एम्पावरमेंट स्किल्स क्या होती हैं, आपको देख के ना उन लोगों को करेजमेंट होनी चाहिए या फिर उनको एनकरेज करने की मतलब की भावना आनी चाहिए उनके अंदर। ठीक है, वो एम्पावर से भर जाए, मतलब उनके अंदर शक्ति आ जाए कि वो और ज्यादा तेजी से काम करेंगे। जैसे कुछ मैंने बिजनेसमैन देखे, कुछ ऐसे लोग होते हैं बहुत आसानी से वो क्या करते हैं, डिस्करेज कर देते हैं लोगों को। यानी कि लोगों के सामने जाएंगे और बोलेंगे अबे क्या कर लेगा यार, पूरे दिन 12 घंटे काम करके इतना ठीक तो है, चल तो रहा है सब चीज। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको देख के अंदर लोगों के अंदर करेंजमेंट आनी चाहिए, मतलब एम्पावरमेंट आनी चाहिए कि भाई लोग और तेजी से काम करना चालू कर दे। सिंपल बात है। जैसे देखा भाई बिजनेसमैन हमें देख रहा है, बॉस हमें देख रहा है, क्या पता हमें तरक्की दे दे, तो इस वजह से आपके अंदर क्या, मतलब आपको देख के ही लोगों के अंदर ये होना चाहिए भाई और तेजी से काम करना चालू करो और बेटर क्वालिटी में काम करना चालू करो। ठीक है, तो आपके अंदर लोगों को एम्पावरमेंट करने की, उनको क्या बोलते हैं, एक्टिवेट करने की क्या होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। आगे चलते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग स्किल्स क्या होती है, आपके पास ना ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो क्या बोलते हैं आप अपने आप ही क्या जाओ समझ जाओ कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके जो कलीग होते हैं या फिर अपने के जो वर्कर होते हैं या फिर आपके जो क्लाइंट होते हैं, वो कहना कुछ चाहते हैं लेकिन आप समझ लेते हो कुछ और। तो इस तरीके से ऐसा नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर क्या होनी चाहिए, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग स्किल, लोगों के बारे में समझने की अपने आप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसी स्किल्स भाई जरूरी होती है, मैंडेटरी होती है अगर आप क्या बनना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो। क्योंकि अगर आप समझ, देखो सामने वाला हर बात तो बोल नहीं पाएगा मुंह से, हाँ जी, तो आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला चाहता क्या है, जो सामने वाला चाहता है उसको वो चीज प्रोवाइड कर दो, हाँ जी, तभी आपका माल बिक पाएगा। तो इस वजह से आपके अंदर क्या होनी चाहिए, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग स्किल। आसान है, हाँ जी, अपने आप आपको उनको समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। आगे चलते हैं भाई, लास्ट पॉइंट आता है क्लस्टर ऑफ मोटिवेट्स। क्या पर्सनैलिटी आपकी ऐसी होनी चाहिए जैसे कि लोगों के क्या करके मोटिवेट्स करे। क्लस्टर ऑफ मोटिवेट्स का मतलब होता है कि आपको ऐसी पर्सनैलिटी बना के रखनी है कि आपको क्या, उससे आपको देखते ही लोगों के अंदर क्या आ जाए, मोटिवेशन आ जाए। सिंपल बात है, हाँ जी, तो आराम से ये आप कर लोगे। इसको बोलते हैं भाई एंटरप्रेन्योरल, हाँ जी, कॉम्पिटेंस। ठीक है जी, शुरू करते हैं। अब बात आती है एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस की। हाँ जी, अब ये एंटरप्रेन्योर कॉन्फिडेंस होता है जो बता दिया मैंने पूरा, ठीक है, जिसके अंदर भी क्या हो, नॉलेज हो, स्किल्स हो और पर्सनैलिटी हो, किसके लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, हाँ जी, लेकिन अगर बात आती है कि भाई EID ने क्या बोला है उसके बारे में, एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंस के बारे में क्या बोला है EID ने, मतलब EID किसको मानता है कि उसके अंदर एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंस है, यानी कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने की ताकत है उसके अंदर, एक सुपीरियर एंटरप्रेन्योर बनने की ताकत है उसके अंदर, वो किसको बोलती है, EID। तो भैया बात आती है पहले EID मतलब सॉरी उल्टा बोल रहा हूं बार, EDI होती क्या है। अब ये EDI क्या है, EDI मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी एक ऐसा ट्यूशन नहीं कह रहा, इंस्टीट्यूशन भाई, इंस्टीट्यूशन जैसे कॉलेज या फिर सोसाइटी, इंस्टीट्यूट संस्था, ठीक है, एक ऐसा आज पता नहीं क्या हो गया, गले में खराबी हो रहा है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो क्या करता है, एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करता है, एंटरप्रेन्योर को डेवलप करता है ना। बाकी जो आप देखोगे आजकल के हमारा जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो लोगों को सैलरी की तरफ बढ़ाता है कि आप जॉब करो, सैलरी करो, ये सब कमाओ, ठीक है, ये सब काम के लिए। लेकिन एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो लोगों को मोटिवेट करता है, लोगों को पढ़ाता है, किसके बारे में, एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में। आसान है, हाँ जी, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो एंटरप्रेन्योर क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बनाता है लोगों को। तो उस इंस्टीट्यूट ने क्या कहा है, हाँ जी, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, किसके बारे में, एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंस के अंदर, मतलब एक ऐसा बिहेवियर जिसके अंदर ह्यूमन के पास क्या हो, स्किल्स हो, नॉलेज हो और पर्सनैलिटी हो, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, उसने क्या कहा है, वो कह रहा है वेरियस कॉम्पिटेंस रिक्वायर्स फॉर सुपीरियर, अच्छा इसके अंदर एक वर्ड लिखना भूल गया मैं, जिसको बोलते हैं सुपीरियर, इसको बोलते हैं सुपीरियर एंटरप्रेन्योर। एक सुपीरियर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए वेरियस कॉम्पिटेंस, कौन से ऐसी कॉम्पिटेंस है, कौन से ऐसे क्वालिटीज है, कौन से ऐसे गुण है जो उसके अंदर होने चाहिए। आसान है, बेसिकली ये 3 तो बता ही चुका हूं, लेकिन आप इनके अंदर भी रख लोगे कोई सा तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। पहली चीज क्या होती है, इनिशिएटिव। आपका जो इनिशिएटिव होता है वो आपके अंदर दिमाग में पक्का होना चाहिए, भाई मेरे को यही काम करना है, इसी तरीके से मेरे को बिजनेस मोटिवेट करना है। ठीक है, कभी भूलना नहीं है आपको अपना इनिशिएटिव कि आप किस काम के लिए जा रहे हो, किस पर्पज के लिए जा रहे हो। आसान है,
हाँ जी, तो आपको इनिशिएटिव को अपने हर बार क्या करना है, माइंड में रखना है। इनिशिएटिव आपको भूलना नहीं चाहिए आपके, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं। लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, कंटिन्यूअसली लगातार आपको क्या करना है, अपॉर्चुनिटी खोजनी है कि बिजनेस कैसे ग्रो हो पा रहा है, ठीक है, लोगों को कैसे जॉब दे पाऊं मैं, किस तरीके से बिजनेस को अपना डेवलप कर पाऊं, अपने आप को डेवलप कर पाऊं, ठीक है भाई। हाँ जी, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, लगातार आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज को पहचानना पड़ेगा। आगे चलते हैं। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मतलब होता है ट्राई 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 करने वाला इंसान, यानी जो बार बार लगातार हर बार क्या करता है, ट्राई करता रहता है, कभी हार नहीं मानता। यानी आपको ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जिसमें कभी भी हार ना मानना हो, ठीक है। यानी आप लगातार ट्राई करो, कोशिश करो, अगर एक बार फेल हो रहे, 2 बार फेल हो रहे, 10 बार फेल हो रहे, 100 बार फेल हो रहे, मगर ट्राई करना नहीं छोड़ना। तो आपको क्या बनना है, परसिस्टेंस बनना है कि आप कोशिश करते रहोगे, ठीक है, कभी हार नहीं मानोगे। आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन सीकर, इंफॉर्मेशन सीकर मतलब होता है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के आने वाला, यानी कि बिजनेस में उसने क्या किया, बिजनेस में उसने क्या किया, उसने अपने बिजनेस को कैसे डेवलप कर रहा है, उसने क्या गलती कर दी जिसकी वजह से उसका बिजनेस क्या हो गया, गिर गया। आसान है। हाँ जी, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन अपने पास लेना ताकि आप फ्यूचर में गलतियों से सावधान रहो और जो अच्छाइयां उनके अंदर वो गुणों से क्या हो, आप आराम से बढ़ सको। शुक्र है। हाँ जी, कंसर्न फॉर हाई क्वालिटी, आपको हमेशा किसको प्रायोरिटी देनी है, हाई क्वालिटी को, यानी आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या होनी चाहिए, हमेशा हाई होनी चाहिए अगर आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो। शुरू करते हैं। कमेंटमेंट, अगर आपने कोई कमेंटमेंट कर दी तो भाई हाँ, ये चीज अच्छी बात होती है कि बिजनेसमैन के अंदर ये नहीं होनी चाहिए कि मैंने कोई कमेंटमेंट करी और उसमें नकार जाऊं। जैसे मैंने बोला कि मैं जो सर्विस बेच रहा हूँ, मतलब ये मान लो मैं एसी वेसी बेचता हूँ या फिर फ्रिज टीवी ये सब चीजें बेचता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ सर्विस भी देनी पड़ती है। मैंने बोला 2 साल की वारंटी है, लेकिन एक बंदा आ गया 1 साल के बाद ही और बोलता है भैया आपका टीवी खराब हो गया। मैं बोलता हूँ नहीं भाई, हमसे नहीं होगा, हम ये सब नहीं कर पाएंगे, ठीक है भाई। आपने जो कमेंटमेंट करी है ना, वो आपको करनी पड़ेगी पूरी किसी भी तरीके से करो। बेसिक से आप लॉस में जा रहे हो, लेकिन आपको कमेंटमेंट करना पड़ेगा, तभी आप विश्वास बना पाओगे, ताकि बाकी की जो कंपनी है वो आप पे विश्वास दिखा पाए, तभी तो आपको ऑर्डर दे पाएंगे वो लोग, समझ में आया? क्योंकि बिजनेस जो है ना, हमेशा पैसों से नहीं चलता, हमेशा बिजनेस चलता है वो आपकी बातों से चलता है कि आप अपना कमिटमेंट पूरा कर पाते हो या नहीं। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। कमिटमेंट अगर आपने किसी को दे दी तो आपको पूरा करना पड़ेगा, वरना आप नहीं बन सकते भाई अच्छा एंटरप्रेन्योर। शुरू करते हैं। कंसर्न फॉर एफिशिएंसी, आपको हमेशा एफिशिएंसी की तरफ भागना है। ये वही वाला पॉइंट है, कौन सा वाला, कहां गया, चलो ये रहा। कंसर्न फॉर हाई क्वालिटी, यानी कि आपको हमेशा हाई क्वालिटी के पीछे जाना है, या फिर आप कंसर्न फॉर एफिशिएंसी, आपको हमेशा किसके पीछे भागना है, एफिशिएंसी के पीछे। यानी कि आपका जो काम है वो पूरे अच्छे तरीके से होना चाहिए, एफिशिएंट तरीके से होना चाहिए। आसान है? हाँ जी, कम कॉस्ट में और आपका काम कम टाइम के अंदर आराम से पूरा हो जाए, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी करना, ठीक है। एफिशिएंसी के पीछे भागना है आपको हमेशा। शुरू होते हैं सिस्टमैटिक प्लानिंग, आपको ना हर काम प्लानिंग के साथ करना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग करने का मतलब होता है कि आधा काम आपने पहले ही कर लिया। आसान है? प्लानिंग क्या होता है, आधा काम पहले ही करना, क्योंकि आप दिमाग में तो कर चुके हो, बस उसे एक्शन में लाने की देर होती है। तो इस वजह से पहले प्लानिंग करोगे तो ज्यादा बेटर रहता है किसी भी काम को करने के लिए। तो आपको सिस्टमैटिक प्लानिंग से करना पड़ेगा कोई भी काम। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए जिसके अंदर, तभी वो बन पाएगा एंटरप्रेन्योर। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होनी चाहिए। ये सब मामले बातें जो एक बिजनेसमैन के अंदर, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। किसके हिसाब से, ईडीआई के हिसाब से, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से। हाँ जी, आसान था। शुरू करते हैं। डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस, अब ये डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंस, यानी कि एंटरप्रेन्योर के अंदर हमें डेवलप करना है क्या चीज, कॉम्पिटेंस। उनके अंदर कुछ स्किल हमें क्या करनी है, डेवलप करनी है। वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो ये तरीके हैं 4 लोगों के अंदर, एंटरप्रेन्योर के अंदर, बिजनेसमैन के अंदर स्किल डेवलप करने के लिए कितने तरीके हैं, 4 तरीके से हम बिजनेसमैन को क्या कर सकते हैं, एक अच्छा बिजनेसमैन बना सकते हैं, एक सुपीरियर बिजनेसमैन बना सकते हैं, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। वो कितने तरीकों से, 4 तरीकों से। पहला, रिकॉग्नाइजिंग प्रोसेस। पहला क्या करना पड़ेगा, आपको इतने सारे बिजनेसमैन में पहचानना पड़ेगा कि भाई कौन सा अच्छा बिजनेसमैन बनने के लायक है। क्योंकि भाई कुछ लोग होते हैं जो बनना ही नहीं चाहेंगे, वो सोचते हैं हम इतने में संतुष्ट है। ऐसा नहीं, आपको पहचानना पड़ेगा किस बिजनेसमैन के अंदर हंगर है, या फिर किस बिजनेसमैन के अंदर भूख है कि वो बनना चाहता है, जिज्ञासा है कि वो जानना चाहता है चीजों के बारे में। आसान है? हाँ जी। तो पहली चीज रिकॉग्नाइजिंग प्रोसेस, आपको पहचानना पड़ेगा लोगों को। आगे चलते हैं। उसके बाद प्रोसेस ऑफ सेल्फ असेसमेंट, अब उनको बोलिए कि आपने आपको सेल्फ असेसमेंट करिए, यानी कि आपको अंदर 4 चीजें पहचाननी पड़ेगी। पहली चीज स्ट्रेंथ, कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है वो बिजनेसमैन बनने की या फिर आप आगे बढ़ने की। दूसरी चीज थ्रेट, आपकी थ्रेट क्या है, या फिर आप किस चीज से दिक्कत करते हो, किस चीज, कोई चीज आपके लिए क्या है जो आप नहीं कर पाते। तीसरी चीज अपॉर्चुनिटी, आप कैसे ट्रैकल करते हो अपॉर्चुनिटी को। और तीसरी चीज मतलब चौथी चीज वीकनेस, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी दिक्कतें क्या है, कमियां क्या है। ठीक है, तो ये अच्छा मतलब स्वेट आपने पढ़ा होगा ना, है ना, उसी टाइम पे बता रखा था फिलहाल, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ जी, इसी टॉपिक के अंदर आता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको वो 4 चीजें पहचाननी पड़ेंगी, हो जाएगा काम खत्म। ठीक है, 12वीं के अंदर था टॉपिक वो स्वेट वाला। शुरू करते हैं फिलहाल। प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस, क्या
प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस से कोई डरे ना, मतलब कि प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस में लगातार रहेंगे, क्योंकि अगर आपने पहचान लिया कि मान लो इसके अंदर है ये जिज्ञासा रखता है कि जानना चाहता है चीजों के बारे में, ठीक है, और उसने अपने अंदर सेल्फ असेसमेंट कर ली कि मेरे अंदर क्या है, ये कमियां हैं, और मेरे अंदर ये क्या है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है, अपनी प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस पे ध्यान दो या भाई, यानी जो अपनी कमियां है उसको फोकस करो कि वो सुधरे, और जो आपके लिए स्ट्रेंथ है उनको फोकस करो कि वो और ज्यादा आपकी तेज बने, मजबूती बने, यानी कोई बंदा आया ना पाए। जैसे आपकी स्ट्रेंथ है कि आप क्या बोलते हैं कोई अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो क्योंकि आपके पास एक अच्छा फॉर्मूला है, तो पेटेंट्स करवाओ उसको, सिंपल बात है ना भाई। हाँ जी, पेटेंट्स करवा लोगे तो फिर आपकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बन जाएगी, मोड आपके लिए आसान है, एक मोड बन जाएगा, आप नहीं पूरी मार्केट के अंदर आपका दबदबा हो जाएगा भाई, और कोई आ नहीं सकता इस मार्केट के अंदर, क्योंकि मैंने क्या रखा है, इस चीज को पेटेंट्स करवा रखा है, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचान के उसको और क्या करो, और ज्यादा निखारो। हाँ जी, प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस के अंदर शुरू करते हैं, फीडबैक प्रोसेस। अब इंटरप्रेन्योर क्या होता है, सबसे मेन चीज होता है जो अपना माल बेचने के लिए काम करता है, ठीक है, लोगों के लिए काम करता है, ठीक है, तो उसको ना फीडबैक से डरना नहीं है भाई, लोगों से फीडबैक लेना है बल्कि और, ठीक है, जितने ज्यादा लोग फीडबैक देंगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी चीजों के बारे में उतना ज्यादा आपको अवेयरनेस मिलेगा, अपनी चीजों के बारे में और ज्यादा जान पाओगे कि अलग अलग तरह के लोगों को क्या क्या चीजें अच्छी लगती है और क्या क्या चीजें वो मांग रहे हैं, आसान है, उनके हिसाब से आप काम कर पाओगे। तो लास्ट चीज क्या चीज होनी चाहिए आपके लिए, फीडबैक प्रोसेस। आपको फीडबैक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ताकि आप क्या बनाओ, हाँ जी, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाओ। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, तो ये था डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस कैसे डेवलप कर सकते हो एंटरप्रेन्योर के अंदर, स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर के अंदर, आसान था भाई। हाँ जी, तो शुरू करते हैं अगले टॉपिक पे। अगर किसी को नोट्स खरीदना है भाई तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, और आज वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं अगले क्लिप। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं फटाफट से। टॉपिक आता है आपका मोटिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीखना है किसके बारे में, मोटिवेशन के बारे में। शुरू करते हैं। हाँ जी, मोटिवेशन क्या होता है, इट इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ मैनेजर फॉर इंस्पायरिंग वर्कर्स एंड क्रिएटिंग ए कॉन्फिडेंस। यानी कि एक क्या होता है, एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट किसके हाथ में होता है, मैनेजर के हाथ में, जिससे क्या होता है लोग इंस्पायर होते हैं। कौन इंस्पायर होते हैं, वर्कर्स, ठीक है सर। हाँ जी, किसके लिए, क्रिएटिंग एंड कॉन्फिडेंस, मतलब वर्कर के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए जो मैनेजर करता है जो भी काम, मतलब जो उनको मोटिवेट करता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट। मोटिवेशन क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि वर्क मैनेजर करता है, मैनेजर के हाथों में होता है, मैनेजर करता है, ठीक है, किसके लिए, वर्कर को मतलब इंस्पायर करने के लिए, आसान है। हाँ जी, वर्कर्स को इंस्पायर करने के लिए जो भी मैनेजर काम करता है या फिर जो मैनेजर मोटिवेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करता है उसी को क्या कहते हैं, मोटिवेशन, आसान है, ताकि वर्कर को क्या मिल सके, मोटिवेशन, ताकि वो प्रोडक्टिविटी क्या कर सके, बढ़ा सके। शुरू करते हैं भाई। अब सबसे फेमस है भाई मास्लो की नीड्स। इसके अंदर बहुत ज्यादा बार टॉपिक आता है भाई, मास्लो की नीड्स के बारे में बता दो, मास्लो के मोटिवेशन के तरीके के बारे में बता दो कि मास्लो किस तरीके से मोटिवेशन का तरीका बताता है, उसके बारे में बताइए, ठीक है जी। हाँ जी, तो मास्लो का मोटिवेशन तरीका कौन सा है, मास्लो का मोटिवेशन तरीका एक तरीके से सीढ़ियों की तरह है। किस तरीके से, हाँ जी, सीढ़ियों की तरीके का। अब सीढ़ियाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई, हाँ फिर ठीक है भाई। हाँ जी, तो पहले तरीका आता है भाई, सबसे पहला बेसिक नीड्स। क्या कहता है वो, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। मास्लो कहते हैं, मास्लो सर कहते हैं कि बेसिक साइकोलॉजी नीड्स प्रोवाइड करो, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स प्रोवाइड करो। यानी कोई भी अगर वर्कर आता है तो स्टार्टिंग में उसको मोटिवेट करने के लिए, उससे काम करवाने के लिए, तो आप क्या करो, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स प्रोवाइड करो। या एक तरीके से क्या बोलते हैं, उनको घर दो, उनको कपड़ा दो, उनको मकान दो, इनको एक शेल्टर दे दो, ताकि वो लोग क्या करके काम करें। मतलब ये उनके लिए होता है जो बेरोजगार होते हैं, जिनके पास कोई घर नहीं होता, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, कपड़े ठीक ठाक नहीं होते पहनने के लिए, तो उनका अगर आप कपड़ा दिलाते हो, उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हो, तो वो लोग आपके लिए काम कर लेते हैं, आसान भाई। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको क्या देना चाहिए, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, वही सब बेसिक नीड होती है, वो सब चीज देनी चाहिए। लेकिन आजकल ये कैसे पता चलेगा कि किसको क्या चीज चाहिए, तो ये पता नहीं चलता। इसलिए सबसे बेसिक चीज होती है, आप सैलरी प्रोवाइड कर दो उन्हें। क्या दो, उनको एक सैलरी दे दो कि आपको 10,000 रुपये या फिर 15,000 रुपये या फिर 20,000 रुपये आपको इतनी सैलरी मिलेगी। हाँ जी, इस हिसाब से, मतलब इसके हिसाब से वो अपने कपड़े भी ले सकते हैं, अपने खर्चा भी कर सकते हैं, रोटी भी मिल सकती है उन्हें, और एक शेल्टर भी ढूंढ सकते हैं, अच्छा किराए का घर भी देख सकते हैं वो लोग, आसान है। हाँ जी, तो उनको क्या मिल जाएगी, एक साइकोलॉजिकल बेसिक नीड्स मिल जाएगी, जिससे क्या हो जाएंगे, वो फुलफिल हो जाएंगे, वो उसके लिए काम करना चालू कर देंगे। अगर लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पहले से ये चीजें होती हैं, जैसे लोगों के पास अपना घर है खुद का, ठीक है, और उनके पास क्या है, वो क्या बोलते हैं, रोटी खा रहे हैं वो आराम से, मतलब उनके पास इतने पैसे हैं कि वो खा पी सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तो उसके लिए फिर वो सैलरी के लिए काम नहीं करते, फिर वो सैलरी के लिए काम नहीं करते। फिर उसके बाद उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ। किसके साथ, सेफ्टी और सिक्योरिटी। इसी वजह से आप देखोगे कुछ कंपनियां क्या करती हैं, पहले सैलरी देती हैं, ठीक है, अब जैसे जैसे एम्प्लॉय बढ़ना लग जाता है, काम करने लग जाता है, अच्छा, फिर उसके बाद बोलती है आपको सैलरी के साथ साथ आपको क्या दिया जाएगा, आपका पीएफ कटेगा और आपका ईएसआई कटेगा। ईएसआई पीएफ के थ्रू क्या होता है, एक तो सैलरी यानी सिक्योरिटी मिल जाती है,
पीएफ से क्या होता है, सिक्योरिटी मिल जाती है कि फ्यूचर में आपको बुढ़ापे में जब आपको निकाला जाएगा तब आपको रिटायरमेंट के पैसे मिलेंगे पीएफ के थ्रू। सिंपल है। हाँ जी, इसके साथ साथ ही क्या होता है, एक ईएसआई करता है। ईएसआई मतलब क्या होता है, अगर आपको या फिर आपकी पूरी फैमिली के अंदर कोई बीमार होता है तो उसका हॉस्पिटल में खर्चा वर्चा जो होगा वो सारा का सारा कौन देखेगी, कंपनी देखेगी। तो इसकी वजह से क्या होता है भाई, सिक्योरिटी, यानी सेफ्टी और सिक्योरिटी दे सकते हो आप दूसरे लेवल पे। सिंपल बात है भाई। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड्स पूरी कर सकते हो उनकी, लेकिन जिनके पास क्या है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है। अब मान लो किसी के पास ऐसा है जो रोड पे गांव से अभी भी आया या फिर उसके पास कपड़े वपड़े भी नहीं है ठीक ठाक पहनने के लिए, और आप उनसे बोलो हाँ जी हम आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी देंगे, नहीं जी वो काम नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि उनको पहले रोटी चाहिए भाई खाने के लिए, एक शेल्टर चाहिए रहने के लिए, कपड़े चाहिए थोड़े पहनने के लिए। हाँ सर, तो वो दूसरे लेवल पे नहीं आएंगे। यानी उनको सबसे पहले मोटिवेशन के लिए आपको ये देना चाहिए, फिर सेकंड नंबर पे ये देना चाहिए मोटिवेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि पहले आप उनको ये ऑफर करोगे, वो मना कर देंगे सीधा, तो पहले आपको ये ऑफर करना चाहिए। अगर वो मना करें फिर आपको सेकंड नंबर पे जाना चाहिए। आसान है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाना चाहिए। तो सीढ़ियां ऐसी चढ़ती है ना भाई, हाँ जी, तरक्की पे ऐसे ही जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ऐसे देने पड़ेंगे मोटिवेशन। शुरू करते हैं। अगर आता है सोशल नीड्स, अगर आपने उनको दे दिया क्या, ईएसआई पीएफ दे दिया, लेकिन अब क्या होता है, अब होता है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आप गए डालते हैं जिसके पास जो अच्छा काम कर रहा है, ईएसआई पीएफ करने वाले सबके साथ हो गए, अगर आपने ये सब मोटिवेशन दे दिया लेकिन फिर भी वो मोटिवेट नहीं हो रहा, तो उसके बाद क्या होता है, सोशल नीड्स। उसकी सोशल नीड्स को फुलफिल करो। जैसे कि अगर गए, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, हाँ जी, पीठ पे थपथपा दिया, और भाई सब क्या चल रहा है, बढ़िया काम हो रहा है जी, हाँ जी, आप मैं देखता हूँ बहुत मेहनत करते हो, आपकी सैलरी वैलरी बढ़ानी पड़ेगी। बोलने में क्या जा रहा है, आसान है ना, जिससे बंदा सोचेगा मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है, मैं और अच्छा काम कर रहा हूँ। बाकी लोगों के सामने देखोगे ना, जब 4 बंदे काम कर रहे होंगे उनके सामने बॉस आया और मेरे को तरक्की करके गया है, मेरे को बोल के गया है हाँ जी मैंने अच्छा काम किया है। तो इस तरीके से अगर आप उनको एनकरेज करते हो ना, तो उनकी सोशल नीड्स यानी मार्केट में उनकी वैल्यू क्या जाती है, बढ़ जाती है। इस वजह से वो और ज्यादा काम करना चालू कर देते हैं और आपके लिए काम करेंगे। ठीक है भाई, हाँ, तो सोशल नीड्स बढ़ाओ। आगे चलते हैं भाई। अगला मान लो तीसरा सोशल नीड्स हो गया, तो अगली भी चीज कहता है एस्टीम। एस्टीम मतलब स्टेटस नीड्स। अब आप उनकी स्टेटस नीड्स बढ़ाइए। सोशल नीड्स हो गई, अब स्टेटस नीड्स बढ़ाइए। मान लो अब एनकरेज करे जा रहे हो, लेकिन फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो देखता है बॉस तो आता है रोज एनकरेज करता है, कुछ करता है, ना सैलरी बढ़ाता ना कुछ करता। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी स्टेटस नीड्स बढ़ानी पड़ेगी। स्टेटस नीड्स मतलब उनकी भाई या तो वो कर दो, क्या बोलते हैं, उनकी प्रमोशन कर दो एक तरीके से, या फिर आप उनकी सैलरी बढ़ा सकते हो। तो इससे क्या करना पड़ेगा, उनको मोटिवेशन रखने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, उनका स्टेटस बढ़ाना पड़ेगा। जिस लेवल पर वो काम कर रहे हैं उनका स्टेटस बढ़ा दो, उनका लेवल बढ़ा दो। ठीक है जी, ताकि वो मोटिवेट होता रहे कि बॉस हाँ मेरी सुनता है, मेरे बारे में बात करता है, मेरे क्या चलता है वो करता है। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। अगली लास्ट चीज आती है भाई सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। अब ये लास्ट स्टेज की नीड्स होती है, इसके बाद कोई क्या बोलते हो आप, क्या किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स क्या होती है, अब सब चीज उसे मिल चुकी है, वो पूरा प्रमोशन हो चुका है, मतलब कि प्रमोशन होकर ऊपर जा चुका है, सैलरी सब चीज मिल चुकी है उन्हें सारी चीजें, लेकिन अब भी वो मोटिवेट करना चाहते हो। तो लास्ट चीज क्या बचती है, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। मतलब क्या होती है, ऐसी चीजें उनसे पूछो भाई आपको क्या चाहिए, घर, वो कहता है नहीं मेरे पास घर है, वो कहता है फिर क्या चाहिए, सैलरी, वो कह रहा है सैलरी मिल रही है, कह रहा है ईएसआई पीएफ वो सब मिल रहा है हमें, तो मोटिवेट कैसे किया जाए, उनसे पूछो उनको क्या चाहिए, उनका सपना क्या है। वो कह रहा है मेरे को मर्सिडीज चाहिए, मेरे को बीएमडब्ल्यू चाहिए। वो कह रहा है आप बोलो भाई अगर आपने ये प्रोजेक्ट काम कर दिया तो मैं आपको चीजें प्रोवाइड करने की शायद हेल्प करूंगा, या फिर इतने सालों में अगर आप अच्छा काम कर दो तो फिर ये चीज आपको मिल जाएगी। आसान है, यानी जो उनका स्टेटस है, जो उनकी इच्छाएं हैं, जो फ्यूचर में वो लेना चाहते थे, जो उनकी आशाएं हैं, वो उनको दिलवाने में हेल्प करो। आसान है भाई, हाँ जी, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स कहती है। ठीक है भाई, हाँ जी, तो इस 5 तरीकों से, 5 स्टेप से क्या कर सकते हो आप, मास्टर लोग इन 5 नियमों के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, किसी को भी एनकरेज कर सकते हो, किसी को भी मोटिवेट कर सकते हो। आसान है, हाँ जी, शुरू करते हैं। फैक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन। अब ये बिजनेसमैन को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, एक बिजनेसमैन को किस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हो। पहली बात भाई, बात आती है बिजनेसमैन ना कुछ पहले से ही मोटिवेट होता है। बिजनेसमैन जो होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो पहले से ही मोटिवेट होता है। किस तरीके से, टू मेक मनी, पैसा कमाने के लिए। बिजनेसमैन अंदर से ही पहले से ही मोटिवेट होता है, किस चीज के लिए, पैसा कमाने के लिए। आसान है, हाँ जी, अगर पैसा कमाने की नीड्स ही नहीं होती तो बिजनेसमैन बनता क्या को, एंटरप्रेन्योर बनता क्या को, तो पैसे के लिए वो पहले से अंदर से मोटिवेट होता है। और इसलिए ये कहता है कंपेलिंग रीजन, मतलब कुछ ऐसे रीजन होते हैं, छोटे मोटे रीजन, RESONS, ठीक है, हाँ जी, कुछ छोटे मोटे रीजन अलग से ही होते हैं जिसमें बिजनेसमैन को काम करने में क्या होता है, मजा आता है। जैसे कुछ चीजें होती हैं प्राइवेट, मतलब कि टैकल करना, उसको क्या बोलते हैं, उसे अलग बोल दिया, हाँ जी, जो क्लाइंट होती है उनको टैकल करना अच्छे तरीके से, ठीक है, या फिर जो बिजनेस में पार्टीज आती हैं उनको अच्छे तरीके से टैकल करना, मतलब बातचीत करने में या फिर अपना प्रोडक्ट सेल करने में, अपनी चीजों की तारीफ करने में बिजनेसमैन को अलग क्या मिलती है, खुशी मिलती है कि भाई ये हाँ मैंने ये बनाया, ये चीज अच्छी है, इस काम के लिए आएगी, तो ये चीज बहुत अच्छी है, तो उसको अलग से खुशी मिलती है। अगली चीज
फैसिलिटेट्स फैक्टर्स, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं बिजनेसमैन को मोटिवेशन को, ठीक है, अलग से ही। ये तो दो चीजें वो अंदर से ही इनकरेज हो रखा होता है, लेकिन कुछ बाहर के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं ऐसे जो उसको मोटिवेट रखते हैं। जैसे कि दो तरह के फैक्टर, मतलब इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। बिजनेस के अंदर कुछ चीजें होती हैं ऐसी जिसकी वजह से मोटिवेशन रहता है किसके पास, एंटरप्रेन्योर के पास। और बाहर के अंदर, बाहर भी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से बिजनेसमैन खुद ही मोटिवेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे पहला, इंडिपेंडेंट। बिजनेस करने के टाइम पे इंडिपेंडेंट होता है कौन, एंटरप्रेन्योर। सैलरी वाले वर्करों की तरह नहीं होता ना, जैसे इसमें उनको बार बार मोटिवेशन करना पड़ता था हमें कुछ ज्यादा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बिजनेसमैन खुद मोटिवेट होता है। अगर उसको बोला जाए भाई कि ये बिजनेस छोड़ के किसी और जाके जॉब कर ले, तो भाई नहीं, वो बोलेगा मेरे को 9 घंटा काम करना पड़ेगा, बॉस के नीचे काम करने पड़ेगा, ताने सुनने पड़ेगे, यहाँ पे मैं खुद का मालिक हूँ। सिंपल बात है ना। हाँ जी, तो इस तरीके से वो क्या होता है, खुद ही मोटिवेट रहता है हमेशा इंडिपेंडेंटली। आगे चलते हैं, एक्सपीरियंस। उसका एक्सपीरियंस काम कर करके इतना अच्छा हो चुका होता है कि वो लोगों को अपने काम में क्या होता है, परफेक्ट हो चुका होता है, इस वजह से वो खुद ही मोटिवेट रहता है। लास्ट चीज, नॉलेज। उसको इतनी छोटी छोटी चीजों के बारे में परफेक्ट नॉलेज होती है कि ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे नहीं करना, ठीक है, इतने काम कैसे करना है, ये सामान कहां से लाना है, ये चीज होती है, ठीक है। बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ती ना उससे किसी से। इस वजह से वो क्या होता है, अंदर ही अंदर में इंटरनल चीजें ऐसी होती हैं तीनों कि जिसकी वजह से बिजनेसमैन क्या होता है, खुद ही मोटिवेट रहता है। बाहर की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिजनेसमैन को मोटिवेट करती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी। कई बार गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लाती है जो बिजनेसमैन के फायदे में होती है और बिजनेसमैन कहता है भाई साहब मजा सा आ गया, तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी क्या कर देती है, बिजनेसमैन को बाहर तरीके से मोटिवेट कर देती है। आगे चलते हैं, फाइनेंशियल असेसमेंट। फाइनेंशियल असेसमेंट मतलब ऐसी कोई डील मिल गई या फिर ऐसा कोई पैकेज मिल गया जिसकी वजह से, मतलब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो गया उसकी वजह से कि भाई मजा सा आ गया, ठीक है ना। हाँ जी, ऐसा कोई मान लो बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया आपको काम करने के लिए, तो फिर फाइनेंशियल असेसमेंट भी क्या कर देती है, आपको मोटिवेट कर देती है। अगली चीज, हाँ जी, सपोर्ट। बाकी जो जितने भी लोग हैं ना, मतलब कि फैमिली का या फिर किसी भी चीज का, ठीक है, हाँ, वो सब क्या बोलते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। एनएससीएस सपोर्ट, यानी कि आपके काम करने वाले वर्कर आपके साथ, जो बिजनेसमैन में पार्टीज होती हैं, जो प्रोजेक्ट करने वाले जो आपके क्लाइंट होते हैं, वो सारे के सारे आपको सपोर्ट करते हैं। फैमिली आपको सपोर्ट करती है। जॉब में ऐसा कुछ नहीं होता। जॉब में क्या होता है भाई, आप जॉब कर रहे हो कहीं पे, तो आपके पेरेंट्स कहते हैं जब फटाफट सुबह हो गई, चल ब्रश व्रश करके काम तैयार हो गए, जा जॉब करने के जा, ठीक है भाई। हाँ जी, फिर उसके बाद बिजनेस में करता रहता है, फटाफट काम कर ले, घर नहीं जाने दूंगा जब तक एक काम पूरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद वापस आए, फिर उसके बाद मम्मी कहने लगेगी ना खाना पीना खा के फटाफट सो जाओ, फिर दोबारा काम करने के लिए जाना है ना। हाँ जी, अंदर में यही होता है कि काम करे जाओ कुछ वो ये नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होता है, हर कोई सपोर्ट करता है कि यहाँ पे मम्मी भी हेल्प कर देती है, क्लाइंट भी हेल्प करते हैं, इतना बड़े प्रोजेक्ट ला के दे देते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो इससे लेके क्या होता है, अंदर ही अंदर सपोर्ट मिलता रहता है आपको, क्या, बाहर के लोगों से। आगे चलते हैं, अगला आता है मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिस तरीके से वो क्या करता है, लोगों को मैनेज करता है। यानी एक मैनेजर जो होता है, मैनेजर का काम होता है मैनेज करना लोगों को, यानी जितने भी आपके अंदर क्लाइंट होते हैं या फिर आपके पास वो होते हैं, क्या होते हैं वो वर्कर्स, जितने भी काम कर रहे होते हैं, उनको कैसे क्या करा जाए, मैनेज करा जाए। तो वो कौन सी चीज होती है, किस तरीके से क्या होता है, मैनेजर क्या होता है, मैनेज करता है। तो मैनेजर को मैनेजमेंट करने के लिए दो तरह की मैनेजमेंट करनी पड़ती है। पहली मैनेजमेंट होती है भाई सेल्फ, अपनी खुद की मैनेजमेंट। मैनेजर को दो काम मतलब सॉरी क्या बोल रहा, मैनेजर एंटरप्रेन्योर को दो काम करने पड़ते हैं मैनेजर के फॉर्म में। एक तो पहला आपको एंटरप्रेन्योर को अपना खुद का मैनेजमेंट करना पड़ता है, और एक दूसरा एंटरप्रेन्योर का एंटरप्राइज का क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट। एक तो अपना खुद का मैनेजमेंट करे एंटरप्रेन्योर, एक तो अपने आप को डेवलप करे, अपनी फैमिली को, अपने बिजनेस को, अपनी चीजों को डेवलप करना है, और दूसरा अपने एंटरप्राइज को, अपने एक एंटरप्राइज यानी कि जो उसका बिजनेस है उसको भी डेवलप करना पड़ेगा। अगर मान लो वो खाली बिजनेस पे फोकस किया जा रहा है, बिजनेस पे फोकस किया जा रहा है, उसकी फैमिली तंग हो रखी है, उसका डिवोर्स हो सब चल रहा है, बिजनेस संभाल नहीं पाएगा भाई। फिर उसके बाद समझ में, उसके अगर माइंड में टेंशन रहेगी तो उसको दोनों चीजें मैनेज करनी पड़ती है, पहला अपना घर भी और दूसरा अपना एंटरप्राइज भी, ठीक है। हाँ जी, तो ये मैनेज की क्वालिटी दोनों के मतलब एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, ताकि वो घर भी मैनेज कर पाए और उसके बाद क्या उससे एंटरप्राइज भी मैनेज कर पाए, ठीक है भाई। हाँ जी, तो यहाँ पे खत्म होता है टॉपिक। अच्छा, किसी को नोट्स अगर परचेज करने हो तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है भाई। हाँ जी, बुरा नहीं मानते हम लोग। आगे चलते हैं, फिलहाल आगे टॉपिक पे। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं फटाफट से। अगला टॉपिक आता है तो समझिए ध्यान से, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। पिछले वाला टॉपिक समझाया था मैंने। हाँ जी, एंटरप्रेन्योर के बारे में बात कर रहे थे। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है, आपको मैनेजर की तरह काम करना पड़ता है, और जो मैनेजर काम करता है वो काम करना पड़ेगा। और मैनेजर दो तरह के काम करता है, सॉरी मैनेजर एक ही काम करता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर को कितने काम करने पड़ेंगे, दो तरह के। तो उसको दो चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। पहली चीज मैनेज मतलब एंटरप्रेन्योर को मैनेज करना पड़ेगा अपने आप को, आसान है,
सेल्फ मैनेजमेंट। तो वो तो सेल्फ मैनेजमेंट अभी हमें सीखना नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर अपने आप कर लेगा, ठीक है। हमारे जो सिलेबस में है वो हमें सीखना है भाई एंटरप्राइज मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजर है या फिर जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर अपने मैनेजमेंट को या फिर एंटरप्राइज जो है उसको कैसे मैनेज करेगा, वो चीज सीखनी है हमें। आसान है। यानी कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, कौन एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपने मैनेजर मतलब कि एंटरप्राइज को कैसे मैनेज करेगा वो सीखना है, ठीक है। हाँ जी। और मैनेजमेंट करने के लिए आपको ये सारे टॉपिक पहले आपने 11वीं में पढ़ रखे, सॉरी 12वीं के अंदर पढ़ रखे होंगे आराम से, बिजनेस स्टडीज के अंदर, ठीक है। वही सारे टॉपिक है, शुक्र है। हाँ जी। पहली चीज आपको क्या मैनेज करना पड़ेगा, पहली चीज प्लानिंग, दूसरी चीज ऑर्गेनाइजिंग, तीसरी स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और लास्ट कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 तरीके हैं जिस तरीके से जिनको फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, अपने एंटरप्राइज को, अपने बिजनेस को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। आसान है। और ये चीज आपने पहले भी सीख रखी है, 12वीं के अंदर पूरी बुक थी इसके ऊपर। हाँ जी, शुरू करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, फटाफट से टॉपिक पे आते हैं भाई। प्लानिंग, तो प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर आप मैनेजर मतलब कि जो क्या बोल रहा हूँ मैं, जो एंटरप्रेन्योर है उसको तो मैनेजमेंट के बारे में कुछ पता नहीं होता, यानी वो तो बिजनेस चालू कर देता है, तो उसको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। क्या चीज करनी, प्लानिंग करनी सीखनी पड़ेगी। और प्लानिंग कैसे करी जाती है उसकी पूरी प्रोसेस लिखी हुई है। सबसे पहले मिशन स्टेटमेंट आपको क्या बनानी पड़ेगी, मिशन स्टेटमेंट, यानी आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको बिजनेस में करना क्या है, या फिर आपका मोटिव क्या है, आपके गोल्स क्या हैं। आपको ये सब चीजें स्टेटमेंट में लिखनी पड़ेंगी, यानी आपको सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ेंगी कि आपको क्या करना है, सेल कितनी करनी है, प्रॉफिट कितना कमाना है, आपका टारगेट्स क्या है, वो सब चीजें सेटअप करनी पड़ेंगी। आसान है। हाँ जी। तो आपको अपने गोल्स डिसाइड करने पड़ेंगे, किसके अंदर, पहले प्रोसेस के अंदर, किसके प्लानिंग के, श्योर है। हाँ जी। और उसके बाद आता है एनालाइज, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। आपको अब एनालाइज करने के पड़ेंगे कि आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर क्या है गला का सिस्टम खराब हो गया भाई और आपके इंटरनल फैक्टर क्या हैं, आपको दोनों चीजें क्या करनी पड़ेंगी, एनालाइज करनी पड़ेगी। आसान भाई। हाँ जी, शुरू करते हैं। तो एनालाइज करना पड़ेगा आपको एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर आपके अकॉर्डिंग है तो फिर आप तभी बिजनेस कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, तो आपको वो एनालाइज करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपका बिजनेस जो होना चाहिए वो एक अच्छी लोकेशन पे होना चाहिए, वो सब डिसाइड करना पड़ेगा। इंटरनल फैक्टर आपको क्या बोलते हैं, जो वर्कर्स लाओगे वो कहां से लाओगे, ये सब चीजें क्या करनी है, आपको प्लान करनी पड़ेंगी, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर दोनों को। शुक्र है। हाँ जी, आगे चलते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो लोगों को समझाना और उनके बारे में बताना उनको, ठीक है भाई। हाँ जी, जो आपके ऑब्जेक्टिव है उनको डिसाइड करना कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। आगे चलते हैं। लास्ट चीज, एक्सपेक्टेशन, रिव्यू और प्लान्स, यानी कि आपके जो प्लान है उसको एक बार और चेक करना कि भाई क्या होता है, प्लान अच्छे से काम करेगा या फिर नहीं करेगा, या फिर जो आपने प्लान बनाया था, क्योंकि प्लान एक दिन में तो बनता नहीं, बहुत लंबी प्रोसेस होती है, 6-7 महीने जो आपने प्लान बनाया था, क्या वो इस टाइम पे वैलिडेट होगा, इस टाइम पे वो कारगर होगा प्लान। आसान है, क्योंकि भाई वो मौसम चेंज होता है ना, टेक्निक चेंज होती रहती है, एनवायरमेंट चेंज होता रहता है, तो आपको एक बार रिव्यू और करना है कि आपका प्लान काम करेगा या फिर नहीं करेगा। ये होती है पूरी प्लानिंग प्रोसेस, किसके लिए, बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए। आसान है। शुरू करते हैं। बात आती है ऑर्गेनाइजिंग की, बात आती है किसकी, ऑर्गेनाइजिंग है। अब आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा बिजनेस को, यानी कि लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी। और ऑर्गेनाइजिंग कैसे करते हैं, सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी आपको, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब आपको काम को बांटना पड़ेगा। डिवीजन ऑफ वर्क आप पहले 12वीं के अंदर पढ़ के आ चुके हो भाई। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब होता है काम को बांटना। अब फॉर एग्जांपल मान लो आपने नौकरी मतलब कि वर्कर रख लिए बहुत सारे, और मान लो आपने बोला कि ये पेन बनाना है, क्या बनाना है, एक पेन बनाना है, तो हर एक वर्कर अगर पेन बनाएगा बहुत टाइम लगेगा। जैसे कि एक वर्कर है जो वो क्या बनाएगा, वो ऊपर का ये बनाएगा, बॉडी बनाएगा, फिर एक वर्कर जो कैप बनाएगा, फिर एक वर्कर जो निब बनाएगा इसकी, और एक वर्कर जो अंदर का इंक बनाएगा। आसान है। हाँ जी, वो ये सारा काम अगर एक ही वर्कर करेगा तो ना तो उसके पास एक्सपर्टीज आ पाएगी उस चीज में, और ना ही उसके पास क्या बोलते हैं जल्दी से वो काम कर पाएगा। आसान है, क्योंकि उसको सारी चीजें एक ही करनी पड़ती है। तो आपको डिवीजन ऑफ वर्क करना पड़ेगा, यानी कि आप क्या बोलते हैं एक वर्कर रखोगे केवल क्या बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, तो खाली वो बॉडी बनाता जाएगा, तो उसके अंदर एक्सपर्टीज भी आएगी और वो काम क्या करेगा, जल्दी जल्दी करेगा। आसान है। एक वर्कर आप रखोगे क्या बनाने के लिए, कैप बनाने के लिए, तो वो खाली कैप ही कैप बनाएगा, बाकी और कुछ नहीं बनाएगा, तो वो कैप ही कैप बनाता रहेगा लगातार। आसान ना। हाँ, तो उसके अंदर कैप बनाने के लिए एक्सपर्टीज भी आ जाएगी और वो क्या करेगा, जल्दी काम करेगा उसकी वजह से। एक वर्कर रखोगे जो आप अंदर की इंक बनाएगा, एक वर्कर रखोगे जो निब बनाएगा, और एक वर्कर रखोगे जो आप सब चीजों को क्या कर देगा, कंबाइन करके एक पेन बना के तैयार कर देगा। आसान है। तो हर एक वर्कर के अंदर उसकी एक्सपर्टीज आएगी उस काम को करने के लिए। सिंपल था भाई, आसान था ना। हाँ जी, तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। आपको काम को तरीके से बांटना पड़ेगा, ये नहीं कि किसी एक वर्क को बोल दिया बोला पूरा पेन बना दे, तो वो पूरा पेन नहीं बना पाएगा भाई, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, एक्सपर्टीज नहीं आ पाएगी उसके अंदर। ठीक है, तो आपको डिवीजन ऑफ वर्क करना पड़ेगा, काम को बांटना पड़ेगा। बात आती है अगली, यूनिटी ऑफ कमांड। आपको अपने बिजनेस में, एंटरप्राइज के अंदर क्या करना पड़ेगा, यूनिटी ऑफ कमांड लाना पड़ेगा। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या होता है,
किसी भी एक इंसान को ऑर्डर देने वाले दो इंसान नहीं होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं बैठ के खाना खा रहा हूँ और मम्मी ने बोला पानी दे, ऐसी तुरंत ही पापा ने बोल दिया पानी दे, और गिलास तो मेरे पास एक ही है, तो मैं पानी किसको दूं? मम्मी को दूं या फिर पापा दूंगा? मैं भी चल जाऊंगा, मैं काम गड़बड़ कर दूंगा कि भाई किसको दूंगा। अगर एक को दे दिया तो दूसरा गुस्सा, और दूसरे का काम कर दिया तो फिर पहला गुस्सा हो जाएगा। आसान है ना? हाँ जी। तो किसी भी एक इंसान को कमांड देने वाला क्या होना चाहिए? केवल एक इंसान होना चाहिए, ताकि वही कमांड दे, ताकि वो क्या कर सके? अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाए। सिंपल बात है ना? हाँ जी। इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कमांड क्या होनी चाहिए? केवल एक इंसान से मिलनी चाहिए, किसी को भी। आगे चलते हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको लोगों को समझाना पड़ेगा कि उस इंसान की अथॉरिटी क्या है और उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब ऐसा नहीं है, मान लो कोई वर्कर काम कर रहा है और मशीन खराब हो गई, किसी वर्कर का हाथ में क्या बोलते हैं मशीन में आ गया, तो वो इतनी अथॉरिटी भी नहीं है उसके पास कि वो क्या बोलते हैं कि मशीन तुरंत जाके बंद करवाए। वो आपसे पूछने आ रहा है, सर जी हाँ बोल रहा, रुक जाओ थोड़ी देर। और फिर वो बोल रहा है, सर जी जल्दी सुनो फटाफट से, सर उस वर्कर का हाथ मशीन में आ गया। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि भाई बंद कर दे वहां पे। तो इतनी अथॉरिटी उसके पास होनी चाहिए। ये नहीं हो कि बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए जो बंदा खुद ही सॉल्व कर सकता है, उन छोटी छोटी चीजों के लिए आपके पास आ रहा हो पूछने के लिए, उतनी उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी। आसान भाई? हाँ जी। तो आप उसको अथॉरिटी दीजिए उसको काम करने के लिए। आसान भाई? तो हर चीज आपके पास पूछने के लिए ना आना पड़े, तो आपको अथॉरिटी उसको देनी पड़ेगी हर चीज को करने के लिए, छोटी छोटी चीजों को करने के लिए। अगली चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब अथॉरिटी दे रहे हो तो उसके साथ साथ क्या देनी पड़ेगी भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। समझ में आया? जैसे कि मान लो कोई वर्कर दो वर्कर काम कर रहे हैं, आपने अथॉरिटी दे रखी है कि मशीन बंद चालू आप कर सकते हो आराम से, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, जब मर्जी चाय बंद करो, जब मर्जी चाय बनाओ। लेकिन भाई उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी कि आपको इतना टारगेट करना है, कंप्लीट करना है, वरना तो बंद करके बैठ जाएंगे आराम से मशीनरी। समझ रहे हो ना? हाँ जी। तो आपको अगर उनको अथॉरिटी दे रहे हो कि आप मशीन जब मर्जी चाहे बंद कर सकते हो, जब मर्जी चाहे चालू कर सकते हो, तो उसके साथ साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी कि आज पूरे दिन में आपका इतना काम होना चाहिए। और मान लो अगर आपने गलत अथॉरिटी दे दी, लेकिन अगर मशीन वो नहीं दी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको इतना काम करना नहीं करना, तो क्या करेंगे? मशीन बंद करके बैठ जाएंगे। सर नहीं तो बोला जब मर्जी चाहो चालू कर लो, जब मर्जी चाहो बंद कर दो मशीन को। आसान है ना? हाँ जी। तो आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देनी पड़ेगी। आगे चलते हैं स्केलर चेन। अब ये स्केलर चेन क्या है भाई? स्केलर चेन समझिए, मान लो कोई एक बिजनेस का मालिक है, तो ये नहीं कि खाली डायरेक्ट जो वर्कर है वो सीधा मालिक के पास आ जाए पूछने के लिए, नहीं। जो मालिक है बिजनेस को, वो अपने नीचे रखेगा मैनेजर, अलग अलग ब्रांचेस के। हाँ जी। वो मैनेजर रखेंगे अपने नीचे सुपरवाइजर, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस के सुपरवाइजर, और वो अपने नीचे रखेंगे वर्कर या फिर हेल्पर, है ना भाई? वर्कर या फिर हेल्पर, ठीक है भाई। तो वो ये नहीं है कि वर्कर को अगर कोई दिक्कत हो रही है, हेल्पर को कोई दिक्कत हो रही है, सीधा उठ के मालिक के पास आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्केलर चेन का फॉलो होना चाहिए, यानी कि वर्कर जो है या फिर हेल्पर जो है वो पहले किससे बात करे? सुपरवाइजर से। और अगर सुपरवाइजर उसको सॉल्व नहीं कर पाता, तब ये जो सुपरवाइजर है, ये सुपरवाइजर जाएगा किसके पास? मैनेजर के पास। वर्कर नहीं जाएगा मैनेजर के पास, सुपरवाइजर जाएगा मैनेजर के पास। और मैनेजर अगर सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो फिर भाई ये मतलब या फिर सुपरवाइजर या फिर वर्कर नहीं जाएंगे मालिक के पास, ये मैनेजर जाएगा किसके पास? अपने मालिक के पास। समझ आया? हाँ जी। इस स्केलर चेन का फॉलो होना चाहिए। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई यहां से उठ के ये लोग यहां से चले जा रहे हैं। अच्छा, एक गैंग प्लैंक होता है, बता दूं, ये वाला सुपरवाइजर इस वाले सुपरवाइजर से बात कर सकता है आराम से, इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। आसान है? हाँ जी। मैं बताना था स्केलर चेन, तो यहाँ पे खत्म हो गया आपका स्केलर चेन। शुरू करते हैं अगला टॉपिक। समझिए, सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और क्या होना चाहिए? डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब सारी शक्तियां आपके पास होनी चाहिए, आप एक कंट्रोल में होने चाहिए, आप बिजनेस के मालिक होने चाहिए, है ना? इस तरीके से सेंट्रलाइजेशन, आपके पास पूरी पावर होनी चाहिए। और थोड़ी बहुत क्या करनी पड़ेगी आपको? डिसेंट्रलाइजेशन भी करनी पड़ेगी, यानी थोड़ी बहुत पावर आपको लोगों को भी देनी पड़ेगी भाई, क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं हर चीज के लिए। वो अलग आपके पास परमिशन लेने आएंगे तो फिर काम डिले होगा या फिर और ज्यादा टाला जाएगा छोटी छोटी चीजों की वजह से। तो इस वजह से आपको थोड़ी बहुत क्या करनी पड़ेगी? उनको भी पावर देनी पड़ेगी, लेकिन सारी पावर किसके पास होनी चाहिए? आपके पास होनी चाहिए। ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं जिस पर डिपेंड करता है कि आपको सेंट्रलाइजेशन करना है या फिर आपको क्या करना है? डिसेंट्रलाइजेशन करना है, ठीक है? हाँ जी। जिसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में। अभी फिलहाल आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। अगली चीज होती है फ्लेक्सिबिलिटी। आपको बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी कि कोई भी बंदा किसी भी तरीके से क्या कर सकता है? काम कर सकता है। अगर मान लो कोई दिक्कत हो रही है तो आप इस सामान को उठा के वहां पे रख सकते हो, उस सामान को उठा के इधर रख सकते हो। आसान? हाँ जी। तो ये टॉपिक हो गया यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का खत्म। अगले चलते हैं भाई स्टाफिंग। स्टाफिंग करनी पड़ेगी आपको, यानी कि लोगों की भर्ती करनी पड़ेगी, और लोगों की भर्ती अलग तरीके से हो सकती है। हाँ जी, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज स्टाफिंग। लोगों की भर्ती करने के लिए क्या किया जाए? इसको बोलते हैं भाई एचआर प्लानिंग। एचआर प्लानिंग मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, यानी कि आपको ह्यूमन जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपके लिए संसाधन की तरह काम करते हैं, जो आपके वर्कर हैं, ठीक है? हाँ जी। उनके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग, कि आप कहां से वर्कर लाओगे, कौन से वर्कर लाओगे, किस तरह के उनके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, कितनी तरह की क्या बोलते हैं कमियां होंगी तो चल जाएगा काम, ठीक है? ये सब चीजें आप प्लानिंग करोगे पहले से। उसके बाद सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, आप देखोगे कि कहां से वर्कर वो लाने हैं। पहली चीज आप क्या करोगे? प्लानिंग करोगे, आपको कितने वर्कर की जरूरत है और कितने वर्कर आपको चाहिए।
किस काम के लिए चाहिए, कितनी एजुकेशन होनी चाहिए उनकी। उसके बाद सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट, आप सोर्स देखोगे रिक्वायरमेंट के, कहाँ से रिक्वायरमेंट किया जाए, क्या बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर यूज किए जाए या फिर इंटरनल फैक्टर यूज करे जाए। इंटरनल फैक्टर मतलब जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं पहले से ही, उनको ही प्रमोट करके उनको उनकी जगह बैठा दिया जाए। या फिर एक्सटर्नल फैक्टर मतलब, या फिर आप कहाँ से जाओगे, स्कूल कॉलेज में जाओगे सीधा डायरेक्ट, या फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दोगे, तो इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिक्रूटमेंट कर सकते हो किसका, वर्कर्स का। तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ये हो गए। आगे चलते हैं रिसीव और एप्लीकेशन। अब लोगों से क्या करना है, आपको एप्लीकेशन लेनी है, यानी लोगों को बोलना है कि हम ये रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं, इतने लोगों को काम की जरूरत पे रखेंगे, ठीक है। और इसके लिए क्या करनी है, उनसे लोगों से एप्लीकेशन लिखवानी है। आगे चलते हैं टेस्टिंग एंड इंटरव्यूइंग। अब लोगों को क्या क्या करना है, टेस्ट लेना है आपको, यानी कि अब क्या करना पड़ेगा आपको, टेस्ट लेना पड़ेगा कि यानी कि जिस काम के लिए आपको बुलाना है, जितनी क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए, क्या वो क्वालिफिकेशन में खड़े उतर रहे हैं, तो आपको टेस्ट लेना पड़ेगा उनका, और क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यू लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं फाइनल सिलेक्शन। और जो जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये अच्छे लोग हैं, ये सिलेक्ट हो सकते हैं, उनका क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन। और लास्ट में उनकी प्लेसमेंट करनी पड़ेगी और उनकी क्या करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। आगे चलते हैं भाई, अगला कंसेप्ट आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब होता है अब उनसे काम करवाना, उनको मोटिवेट रखना, उनको दिशा दिखाना कि इस तरीके से काम करना है और इस तरीके से काम नहीं करना। तो डायरेक्टिंग में पहली चीज आती है लीडरशिप, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, लीडर बनके करवाना पड़ेगा उनसे, या फिर अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, एक लीडर रखना पड़ेगा जो उनसे काम करवाए या फिर उनको कमांड दे कि आपको ये काम करना है और इस तरीके से काम करना है। शुरू करते हैं भाई, अगला चीज कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन आपको डेवलप करवाना पड़ेगा लोगों के बीच में, वर्कर्स के बीच में, ताकि वो क्या कर सकें, बातचीत कर सकें और जो कोई प्रॉब्लम्स है या फिर जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व आउट कर सके। आगे चलें भाई, हाँ जी, अगली चीज आती है मोटिवेशन। लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपको काम करने पड़ेगा कि ताकि लोग क्या रहे, मोटिवेट रहे और अच्छे तरीके से काम क्या हो करते रहे। आगे चलते हैं सुपरविजन। सुपरविजन मतलब होता है देख रेख करवाना, यानी कि कहीं काम गलत तो नहीं हो रहा, या फिर हर चीज कंट्रोल के अंदर हो रही है, कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा, या फिर कोई चोरी चकारी तो नहीं कर दे रहा बिजनेस के अंदर, ठीक है। हाँ, तो ये सुपरविजन करना पड़ेगा। आगे चलते हैं भाई, लास्ट चीज आती है कंट्रोलिंग। अब आपको चीज करना पड़ेगा कंट्रोलिंग, सबसे मेन चीज होती है, सबसे लास्ट चीज होती है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कैसे करी जाए, सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स। कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे कि ये वर्कर यहाँ तक जा सकता है, वॉशरूम बाथरूम के लिए इतना टाइम होगा, ठीक है, और उसके बाद खाने पीने के लिए आपको इतना टाइम दिया जाएगा, और उसके बाद ये सब काम आप कर सकते हो, ये पे जा सकते हो, ये सब चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड्स फिक्स करने पड़ेंगे। उसके बाद मेजरिंग परफॉर्मेंस। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है भाई, स्टैंडर्ड अलग है, स्टैंडर्ड अलग क्या होते हैं, कंट्रोलिंग करने के लिए पहले आपको बिजनेस के स्टैंडर्ड फिक्स करने पड़ेंगे कि इतना बिजनेस का स्टैंडर्ड, इतना गोल है हमारा, इतना ये होना चाहिए, इतना माल बनना चाहिए, इतना टाइम आपको लेबर को दिया जाएगा काम करने के लिए, इतने टाइम में इतना माल बनना चाहिए, इतने प्राइस आना चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें। उसके बाद मेजरिंग स्टैंड परफॉर्मेंस। अब आपने जो पॉलिसी आप इंप्लीमेंट करी होंगी, यहाँ पे जो प्लान्स व्लान्स बनाए होंगे उनको इंप्लीमेंट किया होगा और आपने एक्चुअल काम किया होगा, एक्चुअल में आपको देखना होगा अब आपकी परफॉर्मेंस क्या आई। पहले तो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था कि मेरा 10 लाख का प्रोडक्शन होना चाहिए, फिर आपको देखना पड़ेगा कि मेजरिंग परफॉर्मेंस देखनी चाहिए कि आपको कितने का प्रोडक्शन हुआ। अगर आपका 8 लाख का हुआ या फिर अगर आपका 12 लाख का हुआ तो वो चेक करना पड़ेगा कितने का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद कंपेयर, आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। हमारा स्टैंडर्ड था 10 लाख का प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन हमारा प्रोडक्शन तो खाली कितने का हुआ है, 8 लाख का ही हुआ है भैया, तो 2 लाख का प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। किस वजह से कम हुआ वो आपको चेक करना पड़ेगा, जिसको आगे करेंगे टेकिंग हाँ जी, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। उसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। अब जैसे 2 लाख का प्रोडक्शन कम हुआ तो कैसे हुआ, अच्छा ये पॉलिसी अप्लाई करनी थी आपने, इस वजह से प्रोडक्शन कम हुआ, नहीं जी, तो ये वाली पॉलिसी हटा दो, इसकी जगह ये वाली पॉलिसी रखो जिससे प्रोडक्शन क्या उसका बढ़ सकता है। अगर प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो अच्छा ये वाली पॉलिसी थी जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया, अगली साल भी हम इसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसा काम करना पड़ेगा आपको। तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कैसे काम चल रहा है और कैसे काम करवा सकते हैं। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल बात है भाई, यहां से पूरा खत्म हो गया, इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन अब मैं टॉपिक करने जा रहा हूं टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हेल्प करेगा आपको किसके अंदर, हाँ जी, कहां गया, यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के अंदर, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन करने के अंदर, यानी पावर अपने पास रखनी है या फिर लोगों को बांटनी है पावर, ठीक है। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कितने तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह की होती है, वो समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज आती है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है समझिए, ये होता है बिजनेसमैन या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो क्या करते हैं, डिसाइड कर देते हैं अलग अलग लाइंस, क्या कर देंगे, अलग अलग लाइन बना देंगे। जैसे कि ये पूरी लाइन किसकी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेटअप होगा, सारा का सारा प्रोडक्शन का काम यहाँ पे होगा। उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, ये मार्केटिंग करवाएंगे और सेलिंग करवाएंगे हमारा, ठीक है। ये होगा प्राइस फिक्सिंग का,
कि ये प्राइस क्या होता है डिसाइड करने का काम करेंगे, ठीक है। हाँ जी, और ये होगा स्टाफिंग डिपार्टमेंट कि यहाँ पे, या फिर एचआर डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। हाँ जी, वो ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में काम करेंगे। हाँ जी, तो ये अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो आप, डिपार्टमेंट डिसाइड कर सकते हो। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन क्या बोला जाता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं, अगर आता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन मान लो अगर आपकी छोटी है तो आप लाइन ऑर्गेनाइजेशन रख सकते हो। जैसे कि पहली प्रोडक्शन की अलग लाइन बन गई और मार्केटिंग की अलग लाइन बन गई। ये लोग काम करेंगे प्रोडक्शन के लिए, ये लोग काम करेंगे माल को बेचने के लिए। लेकिन साथ में अगर आपको स्टाफिंग और उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है उसकी, तो आप स्टाफिंग के लिए थोड़े से लोग रख सकते हो। क्या रख सकते हो, स्टाफिंग के लिए थोड़े से लोग रख सकते हो, या फिर एचआर डिपार्टमेंट के लिए 2-4 लोग रख सकते हो, तो उसे बोलते हैं स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन, जरूरी नहीं आप स्टाफिंग का पूरा डिपार्टमेंट बिठाओ और क्या बोलते हैं एचआर का पूरा डिपार्टमेंट बिठाओ, ऐसी जरूरत बात नहीं है उसमें, ठीक है। शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। अगर आता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लिखा हुआ है, हाँ जी, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे प्रोडक्शन और उसके बाद मार्केटिंग के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन बांटा था, इस बार आप प्रोडक्ट, क्या बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट बोल रहा हूँ बार बार, प्रोजेक्ट के हिसाब से बांटोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी कंपनी में 2 चीजें बनती हैं, पहली बनती है चप्पल, ए प्रोडक्ट, दूसरा बनता है जूते, बी प्रोडक्ट। आसान है, हाँ जी। तो इसके डिपार्टमेंट अलग रहेंगे और इसके डिपार्टमेंट क्या करेंगे, अलग रहेंगे। आसान है। लाइन डिपार्टमेंट में क्या होता है, चप्पल जूते बना रहे हो, लेकिन वो सारा का सारा बनाने का काम कौन करेगा, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट। मार्केटिंग में बेचने का काम कौन करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। चाहे वो चप्पल बेच रहे हो चाहे जूते बेच रहे हो, वो कौन करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। हाँ जी, लेकिन प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में क्या होता है, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में इसको बेचने का काम, यानी चप्पल बेचने का काम अलग से क्या बोलते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, चप्पल खरीदने का काम अलग से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है, वो भी किसका, चप्पल वाला होगा। हाँ जी, और उसके बाद जूते बेचने का काम अलग से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया जाता है, अलग से मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया जाता है, अलग से सेलिंग डिपार्टमेंट बनाया जाता है। आसान है ना। हाँ जी, तो इसके अलग अलग डिपार्टमेंट बार बार बनते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक ही डिपार्टमेंट होता है जो सारे काम कर रहा होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है। आगे चलते हैं, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जैसे आपने अलग अलग प्रोडक्ट बनाने हैं आपको, बिल्कुल सेम ऐसे ही लाइन डिपार्टमेंट की तरह, लाइन डिपार्टमेंट की तरह, लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं तो प्रोडक्शन ए, प्रोडक्शन बी, ये भी यही करेगा और ये भी करेगा। ऐसे ही प्रोडक्शन मार्केटिंग कौन करेगा, ए की मार्केटिंग भी यही करेगा और बी की मार्केटिंग भी यही करेगा। ऐसे ही एचआर, ए का एचआर भी यही करेगा और बी का एचआर भी यही करेगा। आसान है ना। हाँ जी, तो इस तरीके से क्या करा जाएगा, आपका डिपार्टमेंट बनाया जाएगा सेलिंग का, ये वाला। सिंपल बात है, समझिए इसमें और इसमें फर्क है। यहां पे क्या होता है, एक होता है ए, एक होता है प्रोडक्ट बी। हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, एक ए है और एक बी है। ए में क्या होता है, ए को प्रोडक्शन करने के लिए, ए का प्रोडक्शन करने के लिए अलग डिपार्टमेंट, ठीक है। ए को परचेज करने, ए के लिए रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए अलग डिपार्टमेंट, ए के रॉ मटेरियल को सेल करने के लिए या फिर प्रोडक्शन को सेल करने के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है। ऐसे ही बी का प्रोडक्शन परचेज करने के लिए अलग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन करने के लिए अलग डिपार्टमेंट और सेल करने के लिए अलग डिपार्टमेंट बनता है हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स डिपार्टमेंट के अंदर हमने एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया जो कि परचेज करेगा, प्रोडक्शन करेगा किसका, ए का भी और बी का भी। एक हमने परचेज डिपार्टमेंट बनाया जो परचेज करेगा ए का भी सामान और बी का भी सामान। एक हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया जो मतलब मार्केटिंग करेगा ए की भी और बी की भी। सिंपल बात है ना। हाँ जी, तो एक तरीके से लाइन की तरह बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, लाइन में केवल एक ही प्रोडक्ट होता है। लाइन में केवल एक ही प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। अच्छा भाई, हाँ जी, यहाँ पे खत्म होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी थोड़ा टॉपिक रह गया भाई, डिसीजन मेकिंग वाला कंसेप्ट आएगा, उसके बाद हाँ सिग्निफिकेंस आएंगे उसके। तो भाई चलते हैं आगे अगली वीडियो पे, तो आज के लिए ठीक है। अच्छा एक चीज और वेट भूल गया था, अगर किसी को नोट्स परचेज करना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। हाँ जी, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है जी, हम बुरा नहीं मानते। तो चलते हैं आगे। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं फटाफट से, लास्ट टॉपिक आता है और जल्दी से खत्म करते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो बात आती है डिसीजन मेकिंग। अब ये बात आती है डिसीजन मेकिंग क्या होती है, बस सीधी बात है भाई, डिसीजन लेना डिसीजन मेकिंग कहलाता है। आसान है ना, बहुत अच्छे। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार, डिसीजन मेकिंग क्या होता है भाई। हाँ जी, इट इज ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग फ्रॉम ए सेट ऑफ अल्टरनेटिव, बहुत सारे अल्टरनेटिव में से किसी एक को सिलेक्ट करने की प्रोसेस को कहते हैं डिसीजन मेकिंग। आसान है, बहुत सारे अल्टरनेटिव है आपके पास, यानी कि मैंने बोला कोई काम करने के लिए तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं उस काम को करने के लिए, उसमें से कोई एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट करने को क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग कहते हैं। हाँ जी, तो सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव ऑफ वेरी कोर्सेज ऑफ एक्शंस व्हिच थॉट टू
फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। लेकिन याद रखना जो आप सिलेक्ट करोगे तरीका उससे क्या हो सके, ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके, ऑफ ए डिसीजन प्रॉब्लम्स मोर सेटिस्फैक्ट्री देन अदर्स। मतलब कि जैसे मैंने कोई काम करने के लिए बोला, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आपके पास बहुत सारे एक्शंस होते हैं, यानी किसी अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे तरीकों से काम कर सकते हो उस काम को, ठीक है। उनमें से सबसे बेस्ट तरीका जो होगा ना उसको सिलेक्ट करना है आपको, और उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव में से किसी एक बेस्ट अल्टरनेटिव को पिक करना होता है। आसान है, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो सके, फुलफिल हो सके। सिंपल था ना भाई, मतलब बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, उनमें से एक को बेस्ट को चूज करना क्या कहलाता है, आपका डिसीजन मेकिंग कहलाता है। आगे चलते हैं, स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहली चीज, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स। आपको प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए, आप क्यों डिसीजन लेने जा रहे हो, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मैं इस काम के लिए डिसीजन लेने जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया 20 रुपए और मैंने बोला एक आइसक्रीम ले आओ, आप गए, फ्लेवर देखा आपने देखा इतने सारे फ्लेवर, वेनिला, चॉकलेट, आइसक्रीम के, मैंगो के, बहुत सारे फ्लेवर है, ऑरेंज के, ठीक है। आपने सोचा अब इनमें से कौन सा लिया जाए फ्लेवर, ये दिक्कत वाली बात है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्या डिफाइन करनी है आपको, डिफाइन करनी है प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम्स है? पहली प्रॉब्लम, हमारे पास जो पैसे हैं वो लिमिटेड है, हम सारे के सारे फ्लेवर नहीं ले सकते, ठीक है। हाँ जी, दूसरी प्रॉब्लम, हमको इनमें से केवल एक क्या करना पड़ेगा, बेस्ट लेना पड़ेगा, ताकि हमारा क्या हो जाए, सेटिस्फेक्शन मिल सके हमें। आसान है, शुरू करते हैं। उसके बाद एनालाइजिंग द प्रॉब्लम्स। अब उन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना है। रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, क्या हम रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, यानी क्या हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं? हाँ, बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन अगर मैं खुद कमा रहा होता तो, लेकिन मेरे को पैसे तो मेरी मम्मी ने दिए हैं, तो इस वजह से मैं बढ़ा नहीं सकता। तो मेरे को इस टाइम पे जो मेरे पैसे हैं, जो मेरे रिसोर्सेज हैं, वो क्या है, फिक्स है, यानी मैं इन बढ़ा नहीं सकता। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना। क्या मैं इनमें से कोई एक सिलेक्ट करता हूँ? हाँ, ये तो मेरे पे डिपेंड करता है ना, इनमें से एक सिलेक्ट करना। हाँ, तो ये काम मैं कर सकता हूँ। आसान है। हाँ जी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स को। शुरू करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा। अब आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा इन चीजों के बारे में, जैसे कि भैया जी ये वाली आइसक्रीम कितने की दी, अच्छा ये वाली इतने की है। अच्छा भैया मैंगो वाली कितने की दे रहे हो, अच्छा मैंगो की इतने की है। अच्छा ये वाली अगर सॉफ्टी मांगू तो सॉफ्टी कितने की मिल जाएगी, अच्छा ये इतने की मिलेगी, ठीक है। हाँ जी, अलग अलग तरीके से क्या करना पड़ेगा, आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज सस्ती है, कौन सी चीज महंगी पड़ रही है, अलग अलग फील्ड के हिसाब से। आसान है ना। हाँ जी, आपको डिसीजन लेने के लिए डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा आपको बेस्ट लगेगा उसमें से। हाँ जी, डाटा कलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद डेवलपिंग अल्टरनेटिव। अब इसके अल्टरनेटिव, क्या मैं इस आइसक्रीम को छोड़ के किसी और जगह पे जा सकता हूँ? चलो अगर मान ले नहीं जा सकता मैं किसी और जगह पे, या फिर मैं पिज्जा बर्गर नहीं खा सकता, तो कोई ऐसी चीज आइसक्रीम की जगह कोई और चीज ऑप्शन हो सकती है जो मैं ले सकूँ। जैसे कि आइसक्रीम की जगह मैं बर्फ ले सकता हूँ, लेकिन बर्फ में मजा नहीं आएगा क्योंकि मीठी नहीं होती बर्फ, वो मतलब उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन ना हो तब क्या करना है, अल्टरनेटिव आपके पास है नहीं, तब क्या करें, बस इतनी ही अल्टरनेटिव है भाई, यानी वनीला, चॉकलेट, ये सब अल्टरनेटिव आपने डिसाइड कर लिया। आगे चलते हैं, रिव्यू की फैक्टर। उसके की फैक्टर पहचानने, जैसे मैंगो वाली थोड़ी सी मीठी होती है, चॉकलेट वाली थोड़ी सी चॉकलेटी होती है, वेनिला वाली थोड़ी वेनिला वाली होती है ना। मतलब अलग अलग फैक्टर्स क्या कर लिया आपने, डिसाइड कर लिया कि कौन सी आइसक्रीम क्या होगी, बेस्ट होगी आपके लिए। सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव। इनमें से जो आपको बेस्ट लगता है वो सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे को चॉकलेट पसंद आती है तो मैं चॉकलेट वाली सिलेक्ट करता हूँ, अगर मेरे को मैंगो पसंद होती है तो मैं मैंगो वाली सिलेक्ट करता हूँ। जो मेरे को बेस्ट लगती है मैं बेस्ट सिलेक्ट करूंगा। आसान है, प्राइस को ध्यान में रखते हुए। आगे चलते हैं। हाँ जी, अब ये नहीं कि मान लो मैं 500 वाली सिलेक्ट कर लूँ कि मेरे को 500 नहीं है भाई, मेरे पास 20 ही है, तो 20 के हिसाब से मेरे को सिलेक्ट करना है। श्योर है। हाँ जी, इंप्लीमेंट बेस्ट डिसीजन। अब जो मैंने बेस्ट डिसीजन अपना सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने सिलेक्ट किया चॉकलेट वाली पसंद है मेरे को चॉकलेट वाली लेनी है, तो डिसीजन मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसको इंप्लीमेंट करना है मेरे को, उसको पैसे देने और उससे क्या करना है, आइसक्रीम लेनी है। सिंपल बात है। हाँ जी, फॉलो अप एक्शन। अगर मेरे को ये बात अच्छी लगी, यानी मेरे को स्वाद आया उस आइसक्रीम में, कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा ये फॉलो अप एक्शन दोबारा चालू हो जाएगा, मतलब पूरी प्रोसेस दोबारा चालू हो जाएगी। आपको यही काम करते रहना है। अगर मेरे को बेकार लगी तो उसको चेंज करा जाएगा। आसान है, दूसरी आइसक्रीम ली जाएगी इसकी जगह। समझ में आ गया भाई, आसान है ना। ये पूरी प्रोसेस होती है, किस तरीके से आप क्या करते हो, अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग कर पाते हो। आगे चलते हैं भाई, मैनेजमेंट ऑफ टाइम। अब देखो, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, सबसे बड़ी दिक्कत आएगी मैनेजमेंट की। टाइम कैसे मैनेजमेंट करा जाए, तो उसके बारे में बता रखा है, टाइम यूसेज एनालिसिस। आपको टाइम यूसेज एनालिसिस करना पड़ेगा, यानी आप टाइम कहां पे कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, कितना काम किस टाइम में कितना लगना चाहिए, ये सब आपको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, सेटिंग प्रायोरिटीज। अपनी प्रायोरिटीज को पहले जब आप लिस्ट बनाने बैठोगे कि कितना टाइम किसमें लगाना है, ठीक है, उसी टाइम पे आपको क्या करना है, सेटिंग प्रायोरिटीज। अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है, यानी सबसे पहले क्या काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने सोचा मेरे को भूख लग रही है, मेरे को बर्गर खाने जाना है। दोबारा से,
मैंने सोचा मेरे को भूख लग रही है और मेरे को क्या करना है, बर्गर खाने जाना है, ठीक है, तो मैं बर्गर खाने निकला फटाफट से। चलते चलते मेरे क्या हो गया, थोड़ा सा मान लो भगवान की दया से कुछ हो गया, मेरे टंग में क्या खराबी आ गई और मैं चल नहीं पा रहा ठीक से, मेरे को पता नहीं चल रहा क्या हो गया, एकदम से पता नहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ दिक्कत हो गई। अब प्रायोरिटीज क्या है, अब मैं बर्गर खाने जाऊँ या फिर हॉस्पिटल ढूंढने जाऊँ, जाहिर सी बात है हॉस्पिटल ढूंढने। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही जैसे मान लो अगर आपने टाइम शेड्यूल बना लिया तो उसमें आपको प्रायोरिटीज को ऊपर रखना पड़ेगा। जो काम आपकी प्रायोरिटीज है, जो आपकी जरूरत की चीजें उनको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले डिसाइड करना पड़ेगा, उसको ऊपर रखना पड़ेगा। बाकी आपकी जो प्रायोरिटीज में नहीं है उनको नीचे रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटीज ऊपर। हाँ जी, टाइम एलोकेशन, अब आपको हर चीज के लिए अपना टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, और वो नहीं कि बराबर बराबर टाइम दो, यूटिलाइजेशन के बेस पे। मान लो कोई ऐसा काम है जो जल्दी हो सकता है, उसके लिए जल्दी टाइम कम करो, ठीक है। कोई काम ऐसा है जिसमें टाइम लगेगा तो फिर उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम रखो, आसान है ना। टाइम एलोकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद एडियर टू टाइम शेड्यूल, यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर डटे के रहना पड़ेगा। जो आपको टाइम शेड्यूल है, कोशिश करनी पड़ेगी कि आपको उसी टाइम शेड्यूल के हिसाब से अपना सारा काम करें, ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। आगे चलते हैं भाई, लास्ट इंडिविजुअल रिस्क। थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। हाँ जी, टॉपिक का नाम क्या है, इंडिविजुअल रिस्क। अगर कोई एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस करना चालू कर देता है तो उसको अकेले अकेले में क्या रिस्क हो सकते हैं, पहली चीज उसकी स्ट्रैटेजी गलत हो सकती है, ठीक है। जो उसने स्ट्रैटेजी अपनाई वो गलत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, वो दोबारा चेंज कर सकता है आराम से। मैं बता रहा हूँ खाली रिस्क के बारे में, तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी गलत हो सकती है। दूसरी चीज फाइनेंशियल रिस्क, पैसे का रिस्क, क्योंकि पैसा क्या हो सकता है आपका, डूब सकता है। तीसरी चीज याद रखना, बिजनेसमैन बनने से पहले ये रिस्क ध्यान रख लेना, क्या स्ट्रैटेजी है, आपकी स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है, गलत हो सकती है। दूसरी चीज फाइनेंशियल रिस्क, आपका पैसा क्या हो सकता है, डूब सकता है पूरा। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल रिस्क, टेक्निक चेंज हो सकती है कभी भी। तो अगर आप टेक्नोलॉजिकल बिजनेस कर रहे हो तो टेक्निक पे ध्यान रखना, टेक्निक आपकी अगर कभी चेंज हो गई तो आपका बिजनेस गया। आगे चलते हैं भाई, मार्केट रिस्क, क्या पता मार्केट कैसी हो। जैसे मान लो लॉकडाउन लगा दिया, मार्केट बिल्कुल भी नहीं चल रही, तो आपने लॉकडाउन के टाइम में बिजनेस खोला, नहीं चलने वाला भाई फिर, ठीक है। तो मार्केट में रिस्क होता है। अगली चीज लास्ट, कंपटीशन रिस्क। जो कंपटीशन होता है, जैसे मान लो आप जैसे जैसे ग्रो करने जाते हो, आप फेमस होने जाते हो, कंपटीशन में बहुत सारे चैनल आ जाएंगे आपके जैसे एक्सप्लेन चैनल, मतलब कि एक्सप्लेन चैनल फेमस होने लग गया, या फिर मान लो कोई क्या बोलते हैं कैरी मराठी जैसे चैनल फेमस होने लग गया, तो फिर भाई जो लोग फेमस होने लग जाते हैं ना, उनके जैसे बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, कंपटीशन में आने लग जाते हैं। तो इस वजह से आपकी रीच कम होने का खतरा बन जाता है आप पे। आसान भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा मतलब पूरा चैप्टर, ठीक है भाई। बहुत बड़ा चैप्टर था, मैं मानता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। एक सेकंड, वेट। अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। और ये पूरी सीरीज चल रही है सेमेस्टर 5, किसके लिए, हाँ जी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपका कोई भाई बंधु दोस्त है कोई, तो उसके साथ शेयर करना भाई प्लीज, ठीक है। मेहनत लगती है बहुत ज्यादा वीडियो बनाने में, तो ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब बाकी आप कर दोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई वो नहीं आ रही है, ठीक है। हम आराम से खड़े हैं, आप भी यहीं पे, हम भी यहीं पे, कर दोगे आराम से, बाद में कर दियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और टाटा बाय बाय।